ओके दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन इन प्लेन सरफेस। व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन? अगर मान लो कोई एक रे ऑफ लाइट है, वो दो मीडियम के बाउंड्री में जाके हिट करता है, तो हमने एक देखे हैं अ पार्ट ऑफ लाइट उसी मीडियम पर वापस आती है, उस वाले प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। नाउ दूसरा मीडियम पे जो हमारा रे ऑफ लाइट जाता है, द पार्ट ऑफ लाइट, वो वाले लाइट के पाथ पे एक सडन चेंज जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब दो मीडियम के बाउंड्री पे हिट करेगा तो फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम जाने के दौरान जो हमारा रे ऑफ लाइट के पाथ पे सडन चेंज आता है, उस वाले फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो नाउ बेसिकली क्या होता है रिफ्रैक्शन में? दोनों मीडियम पे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाते हैं तो वहां पर लाइट का जो वेलोसिटी है, उस लाइट का वेलोसिटी पे अचानक से एक बदलाव आती है, और लाइट का वेलोसिटी में बदलाव आने के कारण जो हमारा रे का पाथ यानी ट्रैजेक्टरी है, उस ट्रैजेक्टरी पर भी हम अचानक से एक चेंज देख पाते हैं, प्रोवाइडेड हमारा जो रे ऑफ लाइट जो है वो परपेंडिकुलरली उस बाउंड्री को हिट नहीं किया। यानी नॉर्मल के साथ अगर 0 डिग्री बनाते हैं तो इन दैट केस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो लाइट के पाथ में कोई बदलाव नहीं होता है, अदरवाइज हमेशा ही बाकी हर केस में बदलाव तो आएगा ही आएगा। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग वी विल डिस्कस व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखेंगे या तो n या तो म्यू के सहारे। ठीक है, सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज द रेशियो, that is the velocity or speed of light in vacuum or air divided by the velocity of light in medium. Now, लाइट का जो वैक्यूम या एयर पे वेलोसिटी होती है वो हमारा मैक्सिमम होती है अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरे कोई भी मीडियम पे लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो उससे हमेशा कम होती है। ठीक है, इस कारण पे जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आती है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ी आती है। एक जो आएगी वो एयर में आएगी, बाकी हर मीडियम पे 1 से तो हमारा बड़ी होने वाली है। लाइट बेसिकली जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, उस कारण पे मीडियम का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों पर डिपेंड करता है। जो सी का वैल्यू होती है दैट इज 1/√μ0ε0। μ0 हम जानते हैं परमिएबिलिटी ऑफ एयर या वैक्यूम है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी है, और दूसरे मीडियम का अगर म्यू और एप्सिलॉन है तो v जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/√μ इनटू एप्सिलॉन। ठीक है, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू और ये वाला म्यू में कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे n लिखा हूं। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान तो हम नॉर्मली म्यू लिखते हैं। ठीक है, सो n जो आएगा वो आएगा c/v एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू √μ एप्सिलॉन बाय μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू बाय μ0 को हम बोलते हैं म्यू आर, दैट इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी, एंड एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी। सो n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी हम जानते हैं 1 से तो हमेशा बड़ी होती है, तो n जो आएगा वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा, एयर के अलावा कोई भी दूसरे मीडियम के लिए। ठीक है, अच्छा, दो मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और n2, तो जो बड़ा होगा यानी n1 अगर मान लो n2 से बड़ा है तो n1 को हम बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और सिंपली डेंसर मीडियम, और n2 को हम बोलेंगे रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ध्यान देना, ये जो डेंसर और रेयरर बोल रहा हूं ये ऑप्टिकल रेयरर और डेंसर है, इसके साथ जो सब्सटेंस का डेंसिटी है उसका कोई भी डायरेक्ट जो संबंध है वो हमारा नहीं है। हो सकता है एक ऑब्जेक्ट का, एक मीडियम का डेंसिटी ज्यादा हो लेकिन उसका म्यू कम हो, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। दिस इज द ऑप्टिकल डेंसिटी, नॉट द एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है। ओके, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। जब लाइट एक मीडियम पर एंटर करता है दूसरे मीडियम से, तो ध्यान देना, मेन जो इंपॉर्टेंट बात है, उसका केवल और केवल वेवलेंथ जो है वो हमारा बदलता है, उसका फ्रीक्वेंसी में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है।
जो हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है v और स्पीड ऑफ द लाइट, दैट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू द वेवलेंथ। तो दूसरे मीडियम पे जाने पर उसका वेवलेंथ जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाती है एयर से, अदरवाइज जो है इसका फ्रीक्वेंसी पे किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। सो द कलर ऑफ द लाइट रिमेन सेम एब्सोल्युटली। रेड हमारा रेड ही रहेगा, ब्लू हमारा ब्लू ही रहेगा, कलर में किसी भी प्रकार का बदलाव जो है वो हमें नजर नहीं आएगी। नाउ द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, अगर दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2, तो मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम डिनोट करते हैं 2μ1 से, एंड 2μ1 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। बाय मीनिंग ऑफ वेलोसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड, ठीक है। एंड सो 2μ1 विल बी v2 बाय v1, एंड इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं c बाय v1 डिवाइडेड बाय c बाय v2, ठीक है। एंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज μ1 बाय μ2, यानी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है। अच्छा, μ21 अगर 1 से बड़ा होगा तो मीडियम 1 हमारा डेंसर होगा मीडियम 2 से, अगर लेस देन 1 होगा तो रेयरर होगा, और अगर इक्वल टू 1 है तो दोनों मीडियम का सेम हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी है, वो चीज हम यहां पर बोल सकते हैं। So with this preliminaries we move on to the law of plane refraction। जैसे प्लेन रिफ्लेक्शन के लिए हमने बात किए थे, अब हम प्लेन रिफ्रैक्शन के जो हमारे लॉज हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, सो लॉज ऑफ प्लेन रिफ्रैक्शन क्या है? सो दिस इज द बाउंड्री, ठीक है। यहां पर ऊपर है मीडियम 1 और यहां पर है मीडियम 2। मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज गिवन टू बी μ1, और जो हमारा मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज गिवन टू बी μ2। दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। पाथ थोड़ा सा चेंज हुआ है, किस तरीके से चेंज होगा, किस तरफ बेंडिंग होगी, वो सब तो हम बाद में देखेंगे। एंड ये जो है दिस इज द परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री, यानी इसको हम बोलेंगे द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड आई, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो हमारा नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड एंगल रे बनाएगा दैट इज कॉल्ड आर, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर भी दो लॉज है फंडामेंटली, वो है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इस केस में जो है हमारा प्लेन ऑफ द बोर्ड, और वो जो प्लेन होता है दैट इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड दूसरा, जैसे वहां पर था I इक्वल्स टू R, यहां पर डायरेक्ट वैसा कोई रिलेशन नहीं है। यहां पर हम बोलेंगे इस वाले मीडियम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और वहां पर एंगल अगर I है, और यहां पर है μ2 एंगल है R, तो μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R। दिस इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ, एंड दैट वी आर गोइंग टू प्रूव बेस्ड ऑन द फॉर्मेट्स प्रिंसिपल दैट दिस इज द पाथ ऑफ द मिनिमम टाइम टेकन फॉर द ट्रैवल, ठीक है। अच्छा, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर 1, इफ I is equals to 0 डिग्री, तो μ2 sin R का वैल्यू जो आएगा वो भी हमारा 0 होगा, क्योंकि μ2 हमारा इनफाइनाइट हो नहीं सकता है, तो R जो आएगा वो भी हमारा 0 डिग्री होने वाला है। यानी इसका मतलब क्या है, जो अगर ये हमारा बाउंड्री है, चाहे मीडियम हमारा अलग भी हो, जो भी रे इसको परपेंडिकुलरली हिट करेगा, मैं लिख देता हूं, एनी रे दैट हिट्स द बाउंड्री in normally, that hits the boundary normally, always go undeviated, that always go undeviated. Any ray that hits the boundary or normally always go undeviated.
Number 2, if mu1 is greater than mu2, क्योंकि mu1 sin i equals to mu2 sin r है, तो what I can say is sin i is less than sin r. That implies simply I is less than R. यानी what does it mean? R हमारा बड़ा होगा as compared to I. यानी ध्यान दो, ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मली हिट नहीं किया है। ये अगर मेरा I है और mu1 हमारा बड़ा है, mu1 हमारा बड़ा है, अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता तो रे हमारा इस तरीके से निकल जाना चाहिए था, बट रे हमारा इस तरीके से एक्चुअल में निकलेगा। सो दिस इज माई आर, यानी mu1 से mu2 जाने पर अगर mu1 ग्रेटर देन mu2 होगा तो r विल बी ग्रेटर देन I। इसको मैं लैंग्वेज पे कैसे लिखूंगा? जिसका डेंसिटी ज्यादा उसको हम डेंसर बोलते हैं। तो फॉर ए डेंसर टू रेयरर रिफ्रैक्शन, फॉर डेंसर टू रेयरर रिफ्रैक्शन, रे ऑफ लाइट bends away from normal. Ray of light bends away from the normal. ये नॉर्मल से हमेशा दूर जाती है, ठीक है। एंड दूसरा, इफ mu1 इज लेस देन mu2 तो हम सिंपली लिख सकते हैं जो sin i विल बी ग्रेटर देन sin r, यानी I इज ग्रेटर देन r, यानी r विल बी लेसर एज कंपेयर टू I। मतलब यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये हमारा इंसिडेंट रे है, कुछ नहीं होता तो रे ऑफ लाइट हमारा इस तरीके से सीधी चली जाती, और अब जो होगा R मेरा हमेशा I से कम होने वाला है। यानी इसको मैं कैसे लिखूंगा? फॉर रेयरर टू डेंसर रिफ्रैक्शन, रे ऑफ लाइट bends towards the normal। जो रे ऑफ लाइट है वो हमारा हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, यानी रिफ्रैक्शन का नेचर अगर डेंसर से रेयरर होगा तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। हाँ, प्रोवाइडेड नॉन नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस का केस तो कोई भी मीडियम हो, इट डजंट मैटर, वो अनडेविएटेड रहेगा। और अगर वो रेयरर टू डेंसर होगा तो वो रे हमारा टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो हमारा बेंड होने वाली है, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इसको हम लोग बोल देंगे डेल्टा, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन हमने क्या बोले हैं? जो रे हमारा जिस तरीके से गया है और जिस तरीके से जाना चाहिए था, उन दोनों के बीच का एंगल। तो इफ mu1 इज ग्रेटर देन mu2, तो r क्योंकि बड़ा है I से, तो रे ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे गया है, तो दिस इज गोइंग टू बी माई डेल्टा। So delta will be equals to R minus I. And similarly, if mu1 is less than mu2, delta will be equals to I minus R.
यहां पर ये वाला एंगल हमारा डेल्टा होगा, राइट। तो सिंपली मैं इन दोनों को कंबाइन करते हुए एक चीज लिख सकता हूं, डेल्टा विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ I minus R. Delta can be simply written as mod of I minus R. Now we move on to the vectorial form. ठीक है, तो वेक्टोरियल फॉर्म में क्या है, ध्यान दो, जो हमारा इंसिडेंट रे के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है दैट इज से आई कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे इज इक्वल्स टू आई कैप, ठीक है। अच्छा, कैपिटल आई कैप लिख दूं जो कि कंफ्यूजन ना हो जाओ, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्रैक्टेड रे इज इक्वल्स टू आर कैप, और यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल दैट इज टेकन एज एन कैप, ठीक है। सुनो, यहां पर ध्यान दो, ये है मेरा आई कैप का डायरेक्शन, दिस इज अलोंग द आई कैप। मैंने नॉर्मल को इस तरीके से लिया यहां पर, दिस इज माई एन कैप, और जो भी मेरा रिफ्रैक्टेड रे है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर को मैंने आर कैप लिख दिया। नाउ यहां पर एंगल जो है दैट इज माई आई, एंड यहां पर जो एंगल है दैट इज आर। ध्यान देना, ये हमारा आई वेक्टर को यहां पर भी मैं ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल भी आई ही होगा। तो आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल जो है वो है मेरा थीटा, और आर कैप आई और आर कैप और एन कैप के बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल्स टू आर। सुनो, व्हाट विल बी आई कैप क्रॉस एन कैप? दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है, ठीक है। सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू साइन आई इंटू सम परपेंडिकुलर, यानी ये वाला बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और अगर मैं ध्यान दूं, आई मेरा ऐसे है तो यहां पर मेरा प्लेन के अंदर जा रहा है, यहां पर जो है मेरा प्लेन के अंदर जाएगा, राइट। दैट इज द इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। एंड आर कैप डॉट क्रॉस एन कैप में क्या लिख सकता हूं, सिमिलरली साइन आर। एंड ऑब्जर्व, इसका भी यूनिट वेक्टर उसी तरफ होगा, जेड कैप। तो वेक्टोरियली अगर मैं लिखूं तो सिंपल सी बात है, मेरे पास आ जाएगा μ1 आई कैप क्रॉस एन कैप is equals to μ2 r cap cross n cap. This is the relation we can always write vectorially. अच्छा, अगर मान लो मुझे निकालने का मन हो, अगर मुझे मान लो निकालने का मन हो r cap, तो यहां पर रिलेशन कोई बहुत अच्छा नहीं होता है जिस चीज को हम याद रख सके, ठीक है। फिर भी मैं निकाल देता हूं। अगर मुझे r cap निकालने के लिए कोई बोले तो किस तरीके से निकालेंगे उस पर ध्यान दो। ये जो रिलेशन है उसको दोनों तरफ, इसको दोनों तरफ जो है n से क्रॉस लो, तो μ1 n कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस n कैप, एंड दैट कैन बी रिटन एज अ μ2 n कैप क्रॉस r कैप क्रॉस n कैप. Now this can be written as now n dot n, that is 1, that into I cap
माइनस आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। एंड यहां पर भी अगर मैं लिखूं दिस इज इक्वल्स टू म्यू टू आर कैप माइनस आर डॉट एन इंटू एन कैप। लेकिन ये आर डॉट एन तो हमारे पास होना नहीं चाहिए, तो इसको भी आई डॉट एन पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान दो एक चीज, म्यू वन इंटू साइन थीटा साइन आई, म्यू टू इंटू साइन आर, ये चीज मैं लिख सकता हूं। सो व्हाट आई कैन राइट इज म्यू वन स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर आई, म्यू टू स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर आर। दैट इज व्हाट आई कैन राइट। ध्यान देना आई डॉट एन जो है वो मेरा कॉस आई है और आर डॉट एन जो है वो मेरा कॉस आर है। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, म्यू टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू टू स्क्वायर माइनस म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आई। सो यहां पर अगर मैं रूट ले लेता हूं, तो cos r दैट इज r डॉट एन, म्यू टू को यहां पे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1 माइनस म्यू वन बाई म्यू टू इसका स्क्वायर, म्यू वन बाई म्यू टू का स्क्वायर इंटू आई डॉट एन का होल स्क्वायर। That is the value of r dot n. Now simply substitute over here. So मेरे पास r cap जो आएगा that will be mu one I cap minus mu one n cap plus mu two म्यू टू इंटू आर डॉट एन एन कैप। तो म्यू टू से मैंने वापस अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहां पर हो जाएगा अंडर रूट म्यू टू स्क्वायर माइनस म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू वन स्क्वायर आई डॉट एन का होल स्क्वायर इंटू एन कैप। सो एंड यहां पर जो आ जाएगा ये पूरा चीज को फिर मुझे म्यू टू से डिवाइड करनी पड़ेगी। सो म्यू टू से डिवाइड करते हुए दिस इज गोइंग टू बी माई आर कैप। कोई बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे आर कैप निकालने के लिए बोले तो दैट इज द ओनली वे आउट। दिस इज द वेक्टोरियल रिलेशन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एंड उसके बाद फिर अगर तुम्हें प्रॉपर आर कैप कोई निकालने के लिए बोले तो दोनों तरफ एन से क्रॉस ले लो, और एन से क्रॉस लेने के बाद फिर आर डॉट एन का वैल्यू निकालने के बाद सिंपली सब्स्टिट्यूट ओवर हियर एंड यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ आर कैप। तो अगर मुझे इंसिडेंट रे और नॉर्मल दिया हुआ है, इन दैट केस हम लोग आसानी से अपना जो एन कैप आर कैप है वो हम निकाल सकते हैं। रिमेंबर दिस रिलेशन, ये वाला रिलेशन जो है वो एग्जाम में ऑन द स्पॉट डिराइव कर लेना, वो अच्छा रहेगा। ये याद तो किसी भी हालत पे नहीं रहेगा, पक्के से म्यू टू और म्यू वन में कोई ना कोई अदला बदली होगा, मुझे भी याद नहीं था यहां पर। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से सबसे पहले ये जो मेरा स्नेल्स लॉ है वो स्नेल्स लॉ को मैं डिराइव करने वाला हूं। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द डेरिवेशन ऑफ स्नेल्स लॉ वाया फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। लाइट को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है एंड वो दोनों अलग अलग मीडियम पे है। दिस इज माई म्यू वन, दिस इज माई म्यू टू। ठीक है, मैंने कोई भी एक जनरल पाथ चुन लिया। यहां पर ये I है, यहां पर ये R है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस L है, ये H1 है, ये H2 है। मान लो जो पॉइंट पे इंसिडेंट होता है वो
यहां से ये वाला डिस्टेंस x है तो ऑटोमेटिकली ये वाला डिस्टेंस l माइनस एक्स है। ठीक है, ओके, नाम दे देता हूं थोड़ा सा और। वी विल नीड पॉइंट D एंड पॉइंट E। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू c बाई μ1, और मीडियम 2 पर जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू c बाई μ2। ठीक है, सो AC लेंथ कितना है? √h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट्स AC। और CB लेंथ कितना है? √h2 स्क्वायर प्लस L माइनस x का होल स्क्वायर। AC लेंथ जो है दैट विल बी दिस एंड CB लेंथ जो है वो इतना आएगा। तो AC लेंथ कवर करने में टाइम कितना लगेगा? यहां पर ये वाले मीडियम पे वेलोसिटी है c बाई μ1, तो दैट विल बी इक्वल्स टू μ1 बाई c √h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और CB लेंथ को पार करने में जो टाइम लगेगा t2, h2 स्क्वायर प्लस L माइनस x का होल स्क्वायर। तो मेरे पास जो टोटल टाइम आएगा, मेरे पास जो टोटल टाइम आएगा दैट विल बी t1 प्लस t2 एंड दैट कैन बी रिटन एज f ऑफ x। सिंपल सी बात है, फॉर मिनिमा f dash x must be equals to 0। मिनिमा के लिए हमारा f dash x जो है दैट must be equals to 0। सो 1 by c तो बाहर, μ1 इसका डिफरेंशिएशन 2 अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऊपर जो है दैट इज 2x प्लस μ2 2l माइनस x, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन में माइनस 2 अंडर रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस x का स्क्वायर, that must be equals to 0। So 2 is cancelled। 1 by c को वहां पर डाल दो, x बाई अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू μ2 into L minus x divided by h2 square plus L minus x का whole square। This is what I can write। Now look at the triangle ADC। x by under root of this is nothing but sin I। And look at the triangle CBE, L minus x by under root that is nothing but sin r। So what I can simply write is μ1 sin I will be equals to μ2 into sin r। μ1 sin I must be equals to μ2 sin r। That is what we can write
ठीक है, एंड विद द बेसिस ऑफ फॉर्मेट्स प्रिंसिपल हम आसानी से अपना स्नेल्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो स्नेल्स लॉ के बारे में बेसिक बातचीत हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी विल डू फॉर द एक्सटेंडेड स्नेल्स लॉ। ठीक है, कब काम आता है? ये हमारा काम आता है फॉर मल्टीपल रिफ्रैक्शन। अगर हमारा मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो तो इन दैट केस हमारा एक्सटेंडेड स्नेल्स लॉ जो है वो हमारा काम आता है। तो मान लो हमारे पास मल्टीपल मीडियम्स हैं, समथिंग लाइक दिस, टक 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 टक। ठीक है, यहां पर ये हमारे बाउंड्रीज है, यहां पर है μ1, यहां पर है μ2, यहां पर है μ3, यहां पर है μ4 और यहां पर है μ5। तो एक रे ऑफ लाइट मान लो यहां पर से आई एंगल पर इंसिडेंट हुआ। फाइनली ये रे जो बाहर निकल रहा है वो निकल रहा है मान लो आर से, मतलब मैं इसका पाथ ड्रॉ कर दे रहा हूं। सो एक्सटेंडेड स्नेल्स लॉ स्टेट्स μ1 sin I is equals to μ2 sin R. μ1 sin I is equals to μ2 sin R, यानी सॉरी μ2 बोल रहा हूं, μ5 sin R। यानी हमें बीच का मीडियम को देखने की कोई भी जरूरत ही नहीं है। जो मीडियम से एंट्री हो रहा है केवल वो मीडियम देखो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है और फाइनली जिससे बाहर निकल रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ5 है, तो μ1 sin I will be equals to μ5 into sin R. Let's see why. अच्छा, मान लो यहां पर ये I होने पर ये वाला एंगल जो बनता है वो बनता है अल्फा। ना ये दोनों हमारा पैरेलल है, तो ये अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, ये एंगल मान लो बीटा, ये पैरेलल होने के कारण ये भी बीटा, ये मान लो गामा, तो ये वाला एंगल भी गामा। सो आई इज पहला μ1 और μ2 को देखूं मैं तो आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड अल्फा इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin अल्फा। नाउ μ2 μ3 के रिफ्रैक्शन में अल्फा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस and beta is the angle of refraction. तो μ2 sin alpha that can be written as a μ3 sin beta. Now for the μ3 μ4 boundary, beta is the angle of incidence and gamma is the angle of refraction. So μ3 sin beta will be μ4 sin gamma. And for the μ4 μ5 boundary, gamma is the angle of incidence and R is the angle of emergence. So μ4 sin gamma, μ5 sin R. And simply अगर मैं इन सब पे देखूं तो ये सारे चीजें हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है। So what finally we can write is μ1 sin I, μ5 sin R। अच्छा, ये लिख पाने के लिए एक ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वैलिड when all boundaries are parallel
to each other. Then all boundaries are parallel to each other. तो in that case मैं इस तरीके से बात कर सकता हूं. ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट बात, if mu1 equals to mu5, that simply will imply I equals to R. And what does it mean? अगर इनिशियल और फाइनल मीडियम सेम है, if initial and final medium are same, तो हम एक सिंपल चीज बोल सकते हैं, the final ray will be parallel to the initial ray. ठीक है. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड स्नेल्स लॉ. अगर मल्टीपल मीडियम्स है तो इन दैट केस हम इस तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है.